वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब शो को आगे बढ़ाएंगे और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की बात करेंगे, जहां पर कर्मचारियों के हाथ में अब ज़्यादा पेंशन आएगी। सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है वो कैसे मिली है, इस मामले को हम समझते हैं। पहले हेमंत सिद्दीकी, CEO वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स हमारे साथ है और अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल हमारे साथ है। हेमंत जी बताएं, जिस राहत की हम बात कर रहे हैं इसका लंबे समय से इंतजार था, कैसे समझे इस पूरे मामले को जो कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत मिल रहा है? कविता, आई थिंक ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, उसमें काफी फर्क पड़ेगा। जो पेंशन है, कितनी पेंशन पेंशनर्स को मिलेगी, उसके लिए आई थिंक थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। देखिए, जब 1995 में जब पेंशन जो इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद जो पेंशनेबल जो सैलरी की लिमिट थी वो 5,000 रुपए थी और उसके बाद उसको 1996 में बढ़ा के 6,500 किया था। उसके बाद जो 2014 में जो अमेंडमेंट हुआ, वहां पे जो पेंशनेबल सैलरी की जो सीलिंग है उसको बढ़ा के 15,000 किया गया था। और उसी समय पे जो भी मेंबर्स थे एज ऑफ 1 सितंबर 2014, उनको ये ऑप्शन दी गई थी कि अगर आप चाहें तो जो कंट्रीब्यूशन है आपका पेंशन के लिए, वो आपकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पे हो सकता है, प्रोवाइडेड आपकी जो सैलरी है वो 15,000 की सीलिंग के ऊपर हो। ऑफ कोर्स उसमें दो चीजें थी वहां पे। एक तो ये कहा गया था कि आपको उसके लिए 1.16% का एडिशनल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपके एक्चुअल सैलरी पे आप कंट्रीब्यूट करें तो। दूसरी बात, उसके लिए उनको 6 महीने का समय दिया गया था ये ऑप्ट करने के लिए, और उसके बाद वो एक्सटेंडेबल था फिर से 6 महीने के लिए, जिससे आपको रीजनल प्रोविडेंट फंड कमीशन की अप्रूवल लेनी पड़ती थी। जिन जो पेंशन स्कीम जो मेंबर्स थे, उन्होंने जब ऑप्ट नहीं किया तो ये डीम हो गया कि ये माना गया कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि इसमें हो। तो क्योंकि और सच्चाई ये है कि उस समय बहुत ही कम जो पेंशन के मेंबर्स थे उन्होंने इसके लिए ऑप्ट किया था। ऑफ कोर्स उसके बाद फिर वो कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अभी दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जो भी मेंबर्स थे 1 सितंबर 2014 में, उनको 4 महीने का समय दिया जाएगा ये ऑप्ट करने के लिए कि जो उनकी जो पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो उनकी एक्चुअल सैलरी पे हो। तो उसके लिए उनको 4 महीने का समय दिया गया है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीजें और कही गई हैं वहां पे। एक तो ये कहा गया है कि जो जिनका जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे मैंने कहा कि वो इतने समय के बीच में, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि जो एग्जम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट थी, यानी वो एस्टैब्लिशमेंट जो खुद से अपनी पीएफ का पैसा मैनेज करती थी, ऑफ कोर्स ईपीएफओ के सुपरविजन के अंदर, वो भी इस अमेंडमेंट का हिस्सा होंगे। तो आई थिंक ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, और इसका सीधा सीधा फर्क ये पड़ेगा कि एक तो जैसा उन्होंने कहा कि जो 1.16% का जो कंट्रीब्यूशन देना था वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। 4 महीने का इनको समय, अगर ये ऑप्ट करें तो जाहिर सी बात है उनकी पेंशन जो है वो बढ़ जाएगी। हेमंत जी, अर्नब जी, किसके हाथ में कितनी पेंशन आएगी अभी? कैलकुलेशन है वो इस तरह होता है कि पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाइड बाय जितना साल आपने काम किया हो, जिसे पेंशनेबल पीरियड कहते हैं, डिवाइडेड बाय 70। तो ये कैलकुलेशन होता है जिसके आधार पे आपको अपना पेंशन मिलता है। तो ये जो पूरा फिगर है वो इस पे आधारित रहता है कि आप जब रिटायर होने वाले उस समय आपकी सैलरी क्या है। तो उस समय जो आपकी सैलरी होगी, क्योंकि जब कैलकुलेशन होता है तब पिछले 12 महीने का जो आपकी सैलरी है उसके आधार पे ये आपकी पेंशनेबल सैलरी को तय किया जाता है। तो उसके आधार पे और कितना साल आपने काम किया उस पे ये आधारित रहता है कि आपको कितना मिलेगा। लेकिन एक चीज जाननी जरूरी है कि देखिए, जब तक ये कैप था कि आप सिर्फ 15,000 तक ही कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसका मतलब ये था कि इवन कंसिडरिंग कि 35 इयर्स का मैक्सिमम सर्विस पीरियड, आपका जो पेंशन था वो छोटे रकम यानी कि 7,500 पे कैप हो जाता। आज की तारीख में मिनिमम पेंशन 1,000 पर मंथ है। तो इसीलिए ये जो पेंशन की फिगर थी, जब तक आप ये सैलरी को कैप करते हैं तब तक वो एक छोटी रकम ही रहेगी, और इसका मतलब ये होगा कि आपको दूसरे माध्यम की तरफ जाना पड़ेगा अगर आपको एडिक्वेट अमाउंट चाहिए, ताकि आप अपने रिटायरमेंट में एक अच्छा खासा पेंशन ले सकें।
हाँ, लेकिन जितनी बढ़ोतरी भी हुई है हेमंत जी, ये कहीं ना कहीं पर्याप्त तो होगी नहीं ना? क्या इसको काफी मानेंगे? बिल्कुल ठीक है, मैं टोटली एग्री करता हूँ। हाँ, ये इनफैक्ट फर्क पड़ेगा, उनको ज्यादा पेंशन मिलेगी, लेकिन खाली उस पेंशन पे आप अगर ये चाहें कि आपकी जो रिटायरमेंट जो लाइफ है वो पूरी हो जाएगी, वो बिल्कुल नहीं होगी। वो उसका एक छोटा हिस्सा रहेगा। मुझे लगता है किसी भी सैलरीड क्लास के लिए, किसी भी सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको अलग से प्लान करने की जरूरत है। क्योंकि जो आपको पैसा मिलता है प्रोविडेंट फंड का पैसा, वो भी आपके कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है आपकी रेगुलर इनकम में, जिस तरीके से आप उसको इन्वेस्ट करते हैं। बट ये जो पेंशन आती है, ये एक छोटा हिस्सा रहेगा आपकी जो पेंशन के समय पे जो रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, उसमें फर्क जरूर पड़ेगा, बट आई टोटली एग्री, उसके ऊपर पूरी तरह से आप डिपेंड नहीं कर सकते। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीओ और एनएफओ दोनों में से अगर आप मनी मेकिंग के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, या अगर आप वेल्थ क्रिएशन के बारे में पैसे लगाना चाहते हैं, तो क्या आईपीओ और एनएफओ पे आपको दाव लगाना चाहिए? तो सबसे पहले अर्नब जी ये समझाएं हमें कि आईपीओ में कमाई के नुस्खे और कमाई की चाहत बहुत सारे लोगों की होती है, लेकिन क्या वाकई इसका हमें फायदा उठाना चाहिए? क्या वाकई आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए? बहुत सारे लोग लगाते हैं और बहुत सारे लोग छोटा मोटा ही सही लेकिन अमाउंट कमा भी लेते हैं। तो वैसे देखा जाए तो कमाई में कोई बुराई तो है नहीं, लेकिन फिर किस तरह के निवेशकों को लगाने चाहिए आईपीओ में पैसे, किस तरह के आईपीओ में लगाने चाहिए, ये सब चीजें हैं शायद जिनका आपको अपने आप रिसर्च करके, होमवर्क करके फिर ही अपनी गाढ़ी कमाई लगानी चाहिए। क्या कहेंगे? आईपीओ का मतलब होता है सिंपल टर्म्स की एक इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि जो कंपनी आ रही है बाजार में, तब आज की तारीख तक उसके शेयर्स लिस्टेड नहीं थे, यानी कि आपको उसमें निवेश करने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अब जब कोई नई कंपनी आती है, तो अगर अच्छी कंपनी है तो जरूर आपका एक इंटरेस्ट जागेगा, लेकिन जो आईपीओ की लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसमें आपको ये जानना जरूरी है कि ये स्ट्रेटेजी किस निवेशक के लिए, क्योंकि देखिए काफी सारे लोग क्या करते हैं कि आईपीओ में निवेश क्यों करते हैं, ना इसलिए कि उनको एक अच्छी कंपनी पोर्टफोलियो में शामिल करनी है, वो आईपीओ में सिर्फ इसीलिए निवेश करते हैं क्योंकि उनको जब लिस्टिंग होती है इस कंपनी की, तब जो लिस्टिंग डे या उसके थोड़े दिन बाद जो गेन आता है, जिसे लिस्टिंग डे पॉप कहते हैं, तो उससे फायदा कमाने के लिए लोग निवेश करते हैं। तो उनका अप्रोच इस प्रकार के निवेश में एकदम शॉर्ट टर्म है, और इसीलिए ये इस प्रकार का जो लिस्टिंग गेन आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि जब कोई इश्यू में बहुत डिमांड होती है और ये ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो लॉजिकल बात ये है कि क्योंकि डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो इसका भाव बढ़ेगा। तो ये भाव जो बढ़ता है वो ये नेसेसरीली ये नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअसली अच्छे रहेंगे या ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये वेल्थ क्रिएटर रहे। लेकिन ये स्ट्रेटेजी आपने जो कहा उसके लिए सही है, जहां पर लोग थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं और फिर निकलकर वो शायद दूसरे आईपीओ में डालते हैं, तो ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहती है। लेकिन जो निवेशक वो अपने एक पोर्टफोलियो में एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए भी कहीं आईपीओ अच्छे हैं, क्योंकि आपको कई सारी अच्छी कंपनियां मिलेंगी जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका वेल्थ मल्टीप्लाई करके दे। टीसीएस से लेके इंफोसिस से लेके आपके पास कई एग्जाम्पल है, लेकिन उसके लिए आपको शायद सिर्फ आईपीओ में निवेश करने से आपकी बात नहीं बनेगी, क्योंकि देखिए एक रिस्ट्रिक्शन भी ये होता है कि जब छोटा निवेशक आईपीओ में निवेश करता है तो उनको एक सीलिंग आती है, क्योंकि उसके बाद आप एचएनआई कैटेगरी में चले जाते हैं। अब उस सीलिंग में आईपीओ के ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको जो अलॉटमेंट होता है वो शायद बहुत कम होगा। तो आपने मान लीजिए एक अच्छी कंपनी देखी है जिसके प्राइस भी आपको वैल्यूएशन अच्छे लगे हो, तो शायद आपको अगर इससे लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना है तो आगे जाते हुए ओपन मार्केट से भी उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आईपीओ में जो अलॉटमेंट मिलता है वो शायद आपको काफी कम मिले। तो ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग की स्ट्रैटेजी होती है। तो किस निवेशक किस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करता है उस हिसाब से वो आईपीओ को देख सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए अगर आप लेते हैं तो उसमें रिस्क भी ज्यादा रहता है।
जी, एनएफओ में भी क्या इसी सोच के साथ पैसे लगाने चाहिए या एनएफओ से बचना चाहिए, क्योंकि वो एक नया फंड होता है जो एक एएमसी अपने बुके में इंट्रोड्यूस करती है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड होता नहीं है, आपको नहीं पता कि फंड मैनेजर की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, किस तरह से वो पूरा मार्केट पैन आउट करेगा। कविता, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, एक समय ऐसा था, हालांकि उसमें काफी कुछ अभी बदलाव आ गए हैं, इन्वेस्टर्स में अवेयरनेस काफी है। एक समय ऐसा था कि एनएफओ को आईपीओ से इक्वेट किया जाता था, बट बेसिक डिफरेंस देखिए, हम जब हम आईपीओ की बात करते हैं तो कंपनी एग्जिस्ट करती है, कंपनी मे बी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, जो ओनर्स हैं उनके पास इक्विटी है, वो सिर्फ आपको कुछ हिस्सा जो है वो इन्वेस्टर्स को बेच रहे हैं, तो वो एक प्री एग्जिस्टिंग एंटिटी है, वहां पे प्रॉफिटेबल एंटिटी है, मे बी उसका बिजनेस है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। एनएफओ जो है मेरे हिसाब से, देखिए म्यूचुअल फंड में अगर आप ओपन एंडेड फंड की बात करें तो एक तरीके से वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो होता क्या है, एक एनएफओ पीरियड होता है, उसके बाद कुछ दिनों का गैप होता है और उसके बाद से फिर आप एनएफओ में एट पार यूनिट्स खरीदते हैं, बाद में आप एनएवी बेस्ड प्राइस के ऊपर यूनिट्स खरीदते हैं। और क्लोजर एंडेड में क्या होता है, एनएफओ वही एक समय है जब आप फंड से डायरेक्टली एट पार यूनिट्स ले सकते हैं, उसके बाद आपको अगर लेना है तो सेकेंडरी मार्केट से लेंगे, जो बहुत ही एक एफिशिएंट रास्ता नहीं है यूनिट्स को एक्वायर करने का। तो एनएफओ जो है एक तरीके से एक स्टार्टिंग पॉइंट है। म्यूचुअल फंड्स एनएफओ लॉन्च करते हैं क्योंकि उनको सेबी ने अलाउ किया कुछ कैटेगरीज के फंड लाने के लिए। वो चाहते हैं कि अपनी बास्केट पूरी हो ताकि वो इन्वेस्टर्स को हर तरह के फंड ऑफर कर सकें। एज एन इन्वेस्टर हमें ये देखना है कि जो फंड अभी नए फंड आ रहे हैं, जो न्यू फंड ऑफरिंग आ रही है, क्या पहली बात तो वो हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं, क्या वो हमारे पोर्टफोलियो में किसी तरीके के गैप को पूरा करते हैं, क्या वो हमें मौका दे रहे हैं कोई नई एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे फर्स्ट टाइम जब गोल्ड फंड्स आए या जो सिल्वर फंड्स आए तो इट मेक सेंस कि आप एनएफओ पीरियड में देखें, क्योंकि वो एक बिल्कुल यूनिक चीज थी। जिस तरीके से बहुत समय पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आए, अगर कुछ नया हो, कुछ इन्वेस्टमेंट फिलोसफी नहीं हो, स्ट्रैटेजी नहीं हो, जो अवेलेबल नहीं है, तब आप देखें। लेकिन हाँ, ये कहना चाहूंगा कि कुछ कैटेगरीज हैं जैसे फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स हैं, स्ट्रक्चरली जो है उनको क्लोज एंडेड होना होता है और वो आप फंड से तभी ले सकते हैं जब आप एनएफओ के पीरियड में इन्वेस्ट करें, तो वहां पे एनएफओ को आपको दूसरे नजरिए से देखना है। दूसरी बात, अगर आप किसी पैसिवली मैनेज फंड में, इंडेक्स फंड या ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप एग्जिस्टिंग में डाल रहे हो या तो आप एनएफओ के पीरियड में डाल रहे हो। हाँ, शायद एग्जिस्टिंग जो है उनमें आप ट्रैकिंग एरर देख पाओगे, बट बाकी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, वो सब बराबर है। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है समझना कि एनएफओ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या आपके लिए वो सूटेबल है कि नहीं, क्या ऐसा फंड ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर है तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के वहां पे जाइए। अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ गैप है, वो फिलअप कर रहा है और वो ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, तभी जैसा मैंने कहा कुछ एक्सेप्शंस हैं जब आप एनएफओ को देखें। अदरवाइज आप वेट कीजिए, ट्रैक रिकॉर्ड बनने दीजिए। ऐसा कभी नहीं होता कि एक फंड आया सिर्फ उसी समय पे उनके पास मौका है, मौका आपको बाद में भी मिलेगा। उनको अपना फंड बनाने दीजिए, देखिए वो कैसे परफॉर्म करते हैं अलग अलग मार्केट कंडीशन में, और उसके बाद फैसला दीजिए कि आप उसको फंड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर क्या बेहतर है आपके लिए, आईपीओ और एनएफओ दोनों में क्या फर्क है, ये हमने समझाया। अब दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ेंगे। प्रकाश टाटवानी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। चलिए, कोशिश करेंगे इनको फिर से संपर्क किया जाए, फोन लाइन नहीं है। ये सवाल अर्णव जी आपके पास है? नहीं। हेमंत जी आपके पास है प्रकाश जटवानी का सवाल? जी कविता, मेरे पास। तो ये 2 एसआईपी कर रहे हैं और 9 महीने से इन्वेस्ट कर रहे हैं। बताएं, एक्सिस ब्लू चिप है और मेरे एसेट का फंड है। कि फोन लाइन पर होते तो इनका फंड का नाम भी हम जान लेते, क्योंकि मेरे एसेट में क्या फंड है इनके पास उसकी जानकारी नहीं है। बहरहाल इंफॉर्मेशन काफी अधूरी है, बताएं। देखिए कविता, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, इनके पास समय कितना है। उन्होंने कहा 10 साल का समय है। एसआईपी से इन्वेस्ट करें तो ठीक है। आई थिंक इक्विटी फंड में एसआईपी से इन्वेस्ट करें, एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। इनका जो टारगेट है वो 1 करोड़ का है। तो अगर हम 12% के एनुअलाइज रिटर्न मान के चलें, तो उन्होंने पूछा कि कितना पैसा उनको इन्वेस्ट करना होगा, तो करीब करीब 45,000 रुपीज उनको इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन अगर ये मान लीजिए अपना टाइम होराइजन को 3 साल बढ़ा देते हैं, तो फिर इनके पास अगर ये 28,000 इन्वेस्ट करेंगे तो ये अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो 6,000 है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, जो एक फंड एक्सिस ब्लू चिप, वो उसमें बने रह सकते हैं। मिरई का कौन सा फंड है वो पता नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद क्योंकि एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है मिरई एसेट इमर्जिंग फंड हो। अगर वो है तो वो भी एक अच्छा फंड है, उसमें आप बने रह सकते हैं। इसके अलावा मैं 3 फंड उनको रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर ये
एज एंड व्हेन 28,000 तक अगर ये मान के चलूं कि वो 3 साल से अपना टाइम होराइजन बढ़ाएंगे, तो एक मल्टी कैप फंड, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। 25% तीनों मार्केट सेगमेंट में यहाँ पे इन्वेस्ट होता है। और एक मिड कैप फंड जो कोटक इमर्जिंग फंड, ये देख सकते हैं। और तीसरा फंड जो है वो आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज एंड मिड कैप फंड, जहाँ पे 35% मिड कैप और 35% लार्ज कैप है, और बाकी फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास है। तो मुझे लगता है ये 3 फंड अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, पर जैसा मैंने कहा पहले, उनको बहुत इंपॉर्टेंट ये देखना है कि उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना है, फिर उस हिसाब से अपनी प्लान को बनाए। ऑलराइट, प्रवीण गुप्ता क्या फोन लाइन पर मेरे साथ है? प्रवीण जी नमस्कार, आपका सवाल हम ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पे ले रहे हैं। 10 साल के लिए डेट म्यूचुअल फंड में हमको 20 लाख इन्वेस्ट करने हैं। हाँ जी, लमसम। सर 10 साल के लिए आप डेट म्यूचुअल फंड में क्यों निवेश करना चाहते हैं? ये चुनाव के पीछे क्या वजह है? My age is 51 and for retirement corps 20 लाख रुपए आपको रिटायरमेंट, मतलब ये वो रकम है जो रिटायरमेंट के बाद आपके काम आएगी, आपके रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए, आपकी हर महीने की कमाई के लिए। जी जी। इसके अलावा आपका कोई और निवेश नहीं है। आप अपने टीवी की आवाज बंद करेंगे और मुझसे फोन पर बात करेंगे? इक्विटी फंड में रेगुलर जाता है मैडम, वो अलग है। हाँ। और ये लमसम में और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस पर आपको बिल्कुल भी कुछ भी इक्विटी में नहीं डालना, क्योंकि समय आपके पास 10 साल का है इसीलिए। बट खैर, आपका ये कॉर्पोरेट रिटायरमेंट के बाद का है, तो अर्णव जी ये बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। मौजूदा समय में क्या लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेट म्यूचुअल फंड को अपनाया जाए, या इन पैसों को ये फिक्स डिपॉजिट कर लें? नहीं, देखिए, क्योंकि इनका जो गोल है वो बहुत स्पष्ट है कि उनको 10 साल के लिए डालना है। तो दूसरी बात यह है कि गोल क्लियर है, एग्जैक्टली कब चाहिए वो भी पता है, और अमाउंट आज की तारीख में पूरा अवेलेबल है। तो ये जो डेट का जो इन्वेस्टमेंट है वो डेट में पूरी तरह से ये इसके लिए सही बैठता है। अब उनके लिए क्वेश्चन ये है कि आज की तारीख में किस में जाए। मेरा चॉइस ये होगा कि, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको टाइम की कोई कंफ्यूजन है या टाइम में कोई बदलाव है, तो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स है आज की तारीख में आपके पास अवेलेबल मार्केट में। जो अगर आप ये 10 साल के लिए एक टारगेट मैच्योरिटी फंड है, जो डेट फंड है, जिसके इन्वेस्टमेंट्स एग्जैक्टली जिस टारगेट पे फंड का है उस समय वो मैच्योर हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपके लिए इन बिटवीन कोई इंटरेस्ट रेट का रिस्क नहीं होता अगर आप मैच्योरिटी तक इसे होल्ड करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जिस समय पर आप इसमें निवेश करते हैं उस समय पे जो यील्ड है वो आप लॉक इन कर देते हैं। तो इनके लिए एक अच्छा समय है, क्योंकि आज की तारीख में ऑलरेडी बाजार में इन्फ्लेशन के चलते हुए, रेट राइज के चलते हुए यील्ड्स ऊपर चले गए हैं। तो ये एक 10 साल का टारगेट मैच्योरिटी फंड, जैसे कि भारत बॉन्ड का ETF है, वो ले सकते हैं और यहाँ पर पूरा ये अमाउंट डाल सकते हैं, जिसमें वो फिर उनको कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि उनका यील्ड अगर वो मैच्योरिटी तक होल्ड करते तो लॉक इन हो जाए। प्रवीण जी कोई सवाल पूछना है आपने अर्णव जी से? जी, इसका लक्ष्मण जी क्या फोन लाइन पर है मेरे साथ? लक्ष्मण, इसका टैक्सेशन। हाँ, यस मैडम। लक्ष्मण एक सेकंड। हाँ बोलिए। यहाँ पे क्या कॉलर्स मिक्स हो गए हैं? लक्ष्मण, आपको मेरी आवाज आ रही है? 23 साल के आप हैं, क्या करते हो? आ रही। क्या करते हो? हाँ, अभी हम 23 ईयर्स एज है और काम करते हैं। पहली नौकरी है? हाँ बराबर। 20 साल के लिए 3,000 और अगले 25 साल तक आपको 3,000 की 2 SIP करनी है। हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड आपको चाहिए। आप पढ़ते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में? ऐसा कर सकते हैं। 10 साल इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5,000 रुपए या 5,500, और उसको 20 साल बाद ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके। निवेश को बढ़ाएंगे भी? निवेश को बढ़ाएंगे लेकिन बाद में, लेकिन अभी फिलहाल तो ये है कि 5,500 रुपए 10 ईयर्स तक कर सकते हैं, और उसको बाद में 20 साल में उसको ले सकते हैं। क्या लक्ष्य है आपका जिसके लिए आप ये पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं? 20 साल के बाद में कोई एजुकेशन के लिए चाहिए या किसी चीज के लिए, तो उसके लिए अमाउंट कोई फिक्सेड वैसा नहीं है,
कि जैसे अभी 23 है तो 43-45 में बच्चों के एजुकेशन के लिए या कोई भी काम के लिए चाहिए रहेगा उसके लिए। अभी तो आप शादीशुदा है नहीं ना? नहीं 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 अच्छा, आप शेयर बाजार में भी लगाते हैं पैसे? नहीं 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 लगाते, तो ये पहला निवेश है ना? बिल्कुल। यस यस यस। हेमंत जी बताएं क्या स्ट्रैटेजी होगी? कविता, आई थिंक 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे। लक्ष्मण 23 ईयर ओल्ड है, तो बहुत अच्छी बात है कि वो इतनी यंग एज में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरुआत करना चाहते हैं। मेरा हमेशा मानना है कि जब आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो, यंग एज में शुरू करते हो, आप कुछ गलतियां भी करते हो तो आप उससे सीखते हो और आप एक बेटर इन्वेस्टर बनते हो, क्योंकि जब तक आप उस स्टेज पे पहुंचते हो कि आपके पास सीरियस मनी इन्वेस्ट करने के लिए, तब तक जो अमूमन जो आपका डर रहता है इक्विटी से, वो निकल जाता है। समय इनके पास काफी लंबा है, उन्होंने कहा 20 और 25 साल। आप जैसा उन्होंने कहा कि 10 साल इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर उसको और 10 साल रख सकते हैं, तो समय आई थिंक काफी अच्छा है। उन्होंने कहा हाई रिटर्न चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर हम एज एन एसेट क्लास देखें तो मुझे लगता है इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जो आपको पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न दे सकती है। तो एसआईपी के द्वारा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना मुझे लगता है बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा लक्ष्मण, कि आपने जैसा बिल्कुल कहा, आपने डिसाइड किया कितना पैसा आप लगाएंगे, वो भी एक तरीका है, लेकिन उससे बेहतर तरीका ये है कि जैसा आपने कहा कि 20 साल के बाद आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए या किसी और पर्पस के लिए पैसा लगे, तो एक थोड़ा सा अपना टारगेट अगर आप बना के चलें तो फिर एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न पे आप देख सकते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना। तो कहीं ना कहीं आपको एक तो डायरेक्शन मिलती है और फिर आप थोड़ा फोकस रहते हैं अपने गोल के ऊपर। तो इस चीज के बारे में आप डेफिनेटली सोचिएगा। जहां तक फंड्स का सवाल है, मुझे लगता है 2 फंड मैंने ऑलरेडी बात की है, जैसे निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड और कोटक इमर्जिंग फंड, और तीसरा फंड अगर इन्हें देखना है डिपेंडिंग ऑन कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक लार्ज एंड मिड कैटेगरी में, जैसे एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैटेगरी, मुझे लगता है ये कैटेगरी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें एक तो जैसा मैंने कहा कि लार्ज और मिड दोनों में सेगमेंट में होता है, और बायस जो है थोड़ा वो लार्ज कैप पे होता है। तो ये 3 फंड है आपके लिए मेरी रिकमेंडेशन, आप शुरुआत कीजिए। पर जैसा मैंने कहा, कोशिश कीजिए एक अगर आप टारगेट सेट करें और फिर एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न पे डिसाइड करें कि कितना पैसा आपको वहां तक पहुंचने के लिए इन्वेस्ट करना होगा। और राइट, ये लक्ष्मण को सलाह है, लेकिन अब फटाफट शो समेटने का समय भी आ गया है। निवेश के गुरु मंत्र की ओर हम रुक कर लेते हैं। चलिए, मुझे ऐसे बताया जा रहा है कि आज हमारे दोनों मेहमानों के निवेश के गुरु मंत्र ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। तो अर्णव जी बताएं, क्या है आपका गुरु मंत्र? देखिए, आपका कोई भी बड़ा गोल हो तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ एक और एक ही ऑप्शन पे रिलाई नहीं करना चाहिए इस गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा हो जाता है और चांसेस ये है कि अगर ये एक इन्वेस्टमेंट चला नहीं तो आपका गोल शायद दूर रह सकता है। इसीलिए बड़े गोल के लिए, लंबे समय के गोल के लिए आप मल्टीपल ऑप्शन यूज कीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट हो तो उसमें प्योर डेट ऑप्शन जैसे कि पीपीएफ, ईपीएफ ये यूज कीजिए, इसके साथ म्यूचुअल फंड्स यूज कीजिए, एनपीएस यूज कीजिए। तो अगर इस प्रकार के लंबे बड़े गोल आपके पास है तो आप मल्टीपल ऑप्शन यूज कर सकते हैं। हेमंत जी? कविता, मैं कहना चाहूंगा कि आई थिंक किसी भी इन्वेस्टर के लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने रिस्क को कम करने के लिए और रिस्क को रिवॉर्ड में बैलेंस बनाने के लिए। हमेशा 2 चीजों का ध्यान रखिए कि जब अगर आपके पोर्टफोलियो में कम डाइवर्सिफिकेशन है, तो यानी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। अच्छा रिटर्न मिलेगा लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। उसी तरीके से ओवर डाइवर्सिफिकेशन, चाहे वो स्टॉक का पोर्टफोलियो, चाहे वो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, बहुत ज्यादा फंड रखेंगे तो क्या होगा, जो फंड अच्छा नहीं कर रहे वो भी आपके फंड में बने रहेंगे और आपकी ओवरऑल जो पोर्टफोलियो रिटर्न है उसको नीचे लेके आएंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन वो एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। ऑलराइट, इसी के साथ हेमंत जी आपका, अर्णव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाई। मुझे भी इजाजत दे। जाते जाते नंबर आपकी स्क्रीन पर छोड़े जा रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर है, आपके सवालों का इंतजार होगा। नमस्कार।